हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू के सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 21 जुलाई का चौथा शिफ्ट। डेली बेसिस पे जो एसएससी के द्वारा एग्जाम लिए गए थे सीजीएल के, उन्हें 4 शिफ्ट में कराया गया था और आज हम 21 जुलाई के चौथे यानी 4th शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस में पूछे गए उन सभी 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। हर उस क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे जो हमारे लिए अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी अपने जो क्वेश्चंस पूछता है उसमें वो कई सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे पूछता है, प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो इसी वजह से ये जो पीवाईक्यू वाला सेशन होता है ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या फिर एमटीएस का एग्जाम हो। हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं भाई, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि अभी एसएससी का एग्जाम होता है सीजीएल का और फिर एमटीएस का एग्जाम होता है तो उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो क्या होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है इसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखें अभी सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज्य युद्ध के बारे में डिफाइन किया गया है, यानी 10 राजाओं के युद्ध को डिफाइन किया गया है। वो कौन सा वेद है जिसमें 10 राजाओं के युद्ध को डिफाइन किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वर मेंशन्स। तो बेसिकली अगर हम वेद की बात करें, हम वेद्स की बात करें तो ये 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये वो 4 वेद हैं जो डिफाइन करते हैं वेद को। इनमें जो सबसे पहला या हम कहें सबसे पुराना वेद वो क्या है? ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद, ये सबसे पहला वेद है। और यदि हम इस वेद की बात करें तो इस वेद में कितने, तो 10 मंडल और 1028 सूक्त मौजूद हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त मौजूद है। इन्हीं में 10 राजाओं का उल्लेख किया गया। इसी प्रकार से हमारे 3 और वेद हैं जो कि आपके ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं, बट फिलहाल इस क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, जो भारत का सबसे पहला वेद है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये वो वेद है जो भारत का सबसे पुराना वेद है। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारे दूसरे क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को। भैया जो दूसरा क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है? ये फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का वित्त आयोग, और वर्तमान में इसके कौन है? अध्यक्ष। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है या वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? फिलहाल यदि हम समझे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनके सिंह, एनके सिंह। बट अगर हम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा इसका जो गठन है वो कब किया गया? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना की गई। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस बनाया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस बनाया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया। और जो इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने, पहले फाइनेंस कमीशन बने, पहले फाइनेंस कमिश्नर बने, बेसिकली उनका क्या नाम था? तो आप ध्यान रखना
यदि हम बात करें उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था केसी नियोगी, जो कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने, फर्स्ट चेयरमैन। जिनका नाम था केसी नियोगी। और वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम है एनके सिंह। तो यदि हम समझें इस क्वेश्चंस की आंसर्स की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। यदि हम फाइनेंस कमीशन की बात करें, तो फाइनेंस कमीशन की जो स्थापना होती है वो आर्टिकल 280 यानी 280 अनुच्छेद के आधार पर की जाती है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, एनके सिंह। अब हम देखेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को, और यहां आपसे पूछा गया है वो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत मिलान किया गया है, जिसका मिलान गलत किया गया है। तो आप ध्यान रखना बेसिकली सबसे पहले डायबिटीज, इंसुलिन, या फिर अगर हम देखें दूसरा या तीसरा, ये तीनों के जो मेल है वो सही है। पहला ही जो इन्होंने डिफाइन किया गया है एक्रोमेगाली की बात की जाए, इसका मेल इन्होंने किसके साथ किया है? एक्रोमेगाली का मेल किया गया एड्रेनेलिन के साथ किया गया है। जबकि अगर हम एड्रेनेलिन की बात करें, तो एड्रेनेलिन जो है हृदय में जो पहुंचाता है या पंप करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं। बट ये इसकी वजह से जो पसीना ग्रंथि है वो ज्यादा हो जाता है और पसीना अत्यधिक निकलता है, अत्यधिक स्रावित होता है। पहला ऑप्शन इसका क्या है जो गलत सुमेलित है, गलत मिला रखा है, ध्यान रखना। इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ यानी चौथा क्वेश्चन। भाई क्या कहता है ये चौथा क्वेश्चन? हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दगा एंड हुलिया एंड कैश पेमेंट ऑफ सोल्जर्स इन दी दिल्ली सल्तनत। भाई जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें ये परंपरा किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? दिल्ली सल्तनत में एक परंपरा स्टार्ट की गई जिसे नाम दिया गया दगा एंड हुलिया। दगा एंड हुलिया। ये जो परंपरा स्टार्ट की गई, इसका मतलब क्या था? जो सैनिक थे, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? आप ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत के शासक थे, उनके द्वारा दगा और हुलिया जैसी परंपरा इसको स्टार्ट किया गया। इसका मतलब क्या था? जो इनके सैनिक थे, इनके सोल्जर थे, उनके लिए जो सैनिक थे उनके लिए पहचान पत्र जैसी सुविधा उपलब्ध कराना दगा और होलिया के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ उन सोल्जर्स को, उन सैनिकों को कैश में पेमेंट करना। यह सिस्टम, ये प्रोसेस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने अपने पिताजी यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। इसके फादर की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी। फिलहाल इस चौथे क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। भाई ये पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? ये पूछता है कि डैश के भंडार का मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। किस चीज का भंडार है नवेली में? कॉपर, आयरन, बक्साइट या फिर लिग्नेटाइट। यदि हम लिग्नाइट की बात करें तो जो कोल होता है, कोल यानी कोयला, ये कोयले की एक किस्म है। बेसिकली कोयले को 4 टाइप्स में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में इसे बांटा जाता है। यदि हम उन 4 भागों की बात करें तो एक लिग्नाइट, दूसरा अगर हम बात करें सुबिटेनियस और बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट होता है। भाई जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, एंथ्रासाइट।
ये जो एंथ्रासाइट, ये जो कोल होता है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। बेस्ट क्वालिटी दैट मीन्स सबसे अच्छा कोयला होता है। लिग्नाइट ये कहां पे इसके भंडार है? तो तमिलनाडु में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे 6 यानी छठे क्वेश्चन को, और इसमें क्या पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिक का प्रतिशत हिस्सा कितने प्रतिशत था? यदि हम 2011 के सेंसस की बात करें, 2011 के सेंसस की बात करें, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर यह बताया गया भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, भारत में जो कृषि क्षेत्र है, उसमें टोटल पॉपुलेशन का 54.6%, 54.6% हिस्सा श्रमिकों के रूप में कार्य करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। कृषि ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन का भाग इसमें काम करता है, इसमें कार्य करता है। बट यदि मैं जीडीपी की बात करूं, यानी अर्निंग के सोर्स की बात करूं, तो जीडीपी वाइज ये बहुत पीछे यानी पिछड़ जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा जो लोग, या पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग समझें, जनसंख्या के आधार पर हम समझें, तो सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में कार्य करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो इंडस्ट्री सेक्टर में कार्य करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में कार्य करते हैं, देन सर्विस सेक्टर में कार्य करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसमें प्राइमरी को ही एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी को ही इंडस्ट्री और टर्सरी को सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में यदि हम पैसे की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो सबसे ज्यादा जीडीपी हमें सर्विस सेक्टर देता है, सबसे ज्यादा जीडीपी हमें सर्विस सेक्टर देता है। देन उसके बाद इंडस्ट्री, और सबसे कम हमें एग्रीकल्चर से पैसा मिलता है, एग्रीकल्चर से पैसा मिलता है। जबकि सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हैं, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्य करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 54.6% जो भारत की आबादी है 2011 के जनगणना के आधार पर कृषि यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, क्षेत्र में कार्य करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, और वो है 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। इस 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु फाउंड एन एम्पेरिकल relationship between the half life of alpha decay and the energy of the emitted alpha particles in 1911। 1911 में अल्फा 6 के आदर्श आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रायोगिक सिद्धांत से संबंधित एक खोज की गई, जिसे क्या बोला गया? गीगर और नटल। गीगर और नटल, ये जो गीगर और नटल है, इनके द्वारा ये इसकी खोज की गई। ये ऊर्जा अल्फा के 6 या उनके कणों के द्वारा इसे डिफाइन किया गया। कब? तो 1911 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है 8वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। भाई इस 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी स्थापना मुर्शिद कुली खान के द्वारा। मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल के नवाब थे, और कब से कब तक थे? 1717 से 27 तक। 1717 से 27 तक, 1717 से लेके 1727 तक नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब थे 1717 से लेके 1727 तक। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या है? मुर्शिद कुली खान, जिनके द्वारा स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की गई थी। 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन।
आपसे पूछा गया डैश एक्सपेंडिचर एंड डैश रिसीप्ट आर शो बाय द गवर्नमेंट बजट। यदि हम गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी। एक्चुअली जब हम गवर्नमेंट बजट तैयार करते हैं, सरकार के द्वारा बजट तैयार किया जाता है, तो उसमें जो इनकम होगा, उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा, वो दोनों डेटा एस्टिमेटेड होता है, वो दोनों डेटा हमारा अनुमानित होता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से हम इसमें लिखेंगे एस्टिमेटेड। एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड receipt, estimated expenditure and estimated receipt are shown by the government budget। सरकार के बजट में अनुमानित आय और अनुमानित व्यय को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला। और जो बजट है इसे डिफाइन किया गया आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में। अगला आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है। Which of the following rivers incorrectly match with the respective place of origin। यदि हम बात करें, ध्यान रखना, ये जो सतलुज नदी है इसका उद्गम स्थल डल लेक कैसे हो सकता है। इसका उद्गम स्थल क्या है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत श्रृंखला। ये जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है ये बेसिकली इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। यानी हमारे को पहला ही ऑप्शन गलत मिल गया। गंगा गंगोत्री से, महानदी शिवा माउंटेन से, और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। बट जो पहला ऑप्शन था हमारा सतलुज, इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत से होता है, ना कि डल लेक से होता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत मैच है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे हम 11वां क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। क्या पूछा गया इस 11वें क्वेश्चन में, इसे समझेंगे। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां हुआ था। फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था और 1936 में किया गया था। लखनऊ में किया गया था। कब किया गया था, 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था, जिसको नाम दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फटाफट से आप नोट करें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। 12वां जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई जो क्रिकेट की पिच है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो सबको मालूम होगा क्योंकि आजकल हर कोई क्रिकेट देखता है। तो वो क्या है, 22 यार्ड 22 यार्ड की इसकी क्रिकेट की पिच होती है, जिस पर वो विकेट लगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब यहां आपसे ये पूछा है कौन सा सही सुमेलित, पेयर ऑफ करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है वो सही तरीके से मिला हुआ है। आर्टिकल 17 अबोलिश ऑफ टाइटल, ये गलत है। एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 9 बताया है इसने, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां पे अगर हम बात करें, बेसिकली ये जो ऑप्शन नंबर डी है, आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता देता है। बेसिकली ये इसका सही आंसर है 13 का। नेक्स्ट, यदि हम देखें बेसिकली पार्ट जो 3 है, इसमें जितने भी आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेके 35 है, इन सभी में फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है, मौलिक अधिकार को डिफाइन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है जो सही सुमेलित है, जिसमें आर्टिकल 19 ये हमें प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता देता है। अगला देखेंगे 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। भाई ये जो 14वां क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कौशल्या मातृत्व योजना इन मार्च, किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की? और इस कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई, जिसमें यह बोला गया कि जितनी भी अपने बच्चों के लालन पोषण के लिए एक मुक्त पेंशन या एक मुक्त पैसा देने की बात की गई, जिसे मैं 5,000 रुपीज का ये अमाउंट दिया जाएगा मातृत्व योजना, कौशल मातृत्व योजना के तहत, जो कि मार्च 2022 में इसकी अनाउंसमेंट की गई, ताकि वो अपने बच्चे का लालन पोषण सही तरीके से कर सके। इसके लिए इस राशि को, इस धनराशि को उसे सौंपा जाएगा, दिया जाएगा, एक मुक्त एक बार में दिए जाएंगे 5,000। अगला है 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कबड्डी से संबंधित नहीं है? कौन सी रेखा कबड्डी से संबंधित नहीं है? तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले यदि हम बात करें बोनस लाइन, यदि हम बात करें अटैक लाइन, ये भी संबंधित है, एंड लाइन और ये बॉल्क रेखा। ये जो अटैक लाइन है इसका संबंध वॉलीबॉल से है। इसका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? वॉलीबॉल से। अटैक लाइन जो कि 3 मीटर की एक रेखा होती है, जिसके ऊपर से वहां पे क्या करना होता है? फेंकना होता है हमारे उस वॉलीबॉल को। तो इस वॉलीबॉल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत इस अटैक लाइन का यूज किया जाता है, और ये गलत है। यहां पर यही हमें बताना है कौन सी रेखा का कबड्डी में यूज यानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये जो अटैक लाइन है इसका यूज किस में किया जाता है? वॉलीबॉल में। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन। ये जो 16वां क्वेश्चन है आपसे पूछता है वर्ष 2020 और 21 में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में माल निर्यात का प्रतिशत हिस्सा अधिकतम हुआ 2020 और 21 में? यदि हम यहां पे समझे 20 और 21 की बात करें तो आप ध्यान रखना, बेसिकली जो इंजीनियर गुड्स है, जितने भी इक्विपमेंट, वो किससे संबंधित है? इंजीनियर से। इसमें सबसे ज्यादा माल का निर्यात किया गया, निर्यात का प्रतिशत हिस्सा, और ये लगभग हमारी जीडीपी का 2.87% रहा। यदि हम बात करें 2021 और 22 में, कंपैरिजन टू 2020 और 21 के, 2020 और 21 के, तो ये जो हमारी जीडीपी रही, यदि हम इसे डिफाइन करें, यहां रही 13.3%, जबकि यहां रही 10.9%, 10.9% के साथ इसे डिफाइन किया गया। ठीक है, फिलहाल हमें यहां पे ये बताना है वो कौन सा सेक्टर है जहां पर एक्सपोर्ट जो एनुअली बेसिस पे सबसे ज्यादा जिस गुड्स की परसेंटेज शेयर की गई या एक्सपोर्ट किया गया। जितने भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है उसे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया, और वो 2.87% की जीडीपी इसी के बिहाफ पे आई है। 16 क्वेश्चन का आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा 17वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट हैव बाइलेटरल सिमिलरिटी। निम्नलिखित में से किन जंतुओं के में द्विपार्श्व सममिति नहीं पाई जाती है? तो वो क्या है जिसमें द्विपात्र सममिति नहीं पाई जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, यदि हम समझें कैनिडेरिया, और ये जो नाइडेरियन है इसमें जितने भी वो तक या एनिमला आते हैं, बेसिकली जिसका अभिप्राय
ये 11,000 साल पुराने हैं और इसमें यह मुख्यतः मीठे पानी में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मीठे पानी में पाए जाते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं। फिलहाल यदि हम समझें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। भाई ये जो 18 क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटेलिक रेडियोएक्टिव ट्रॉनिक एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ऑफ 101 इन द एक्टिनिक सीरीज ऑफ डिस्कवर्ड इन 1955। भाई 1955 में एक धातु की खोज की गई जिसे रेडियोधर्मी प्रायूरेनियम तत्व का नाम दिया गया, जिसे एक्टिना इन श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 में दाखिल किया गया। परमाणु क्रमांक 101 में दाखिल किया गया और इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया मेंडेलिवियन। मेंडेलिवियन यदि हम इस मेंडेलिवियन की बात करें, ये क्या चीज है मेंडेलिवियन? तो मेंडेलिवियन ध्यान रखना, जो अल्फा के कण हैं, अल्फा कणों के साथ आइंस्टीनियम, अल्फा कणों के साथ, अल्फा कणों के साथ आइंस्टीनियम की बमबारी के करने के बाद, बमबारी करने के बाद, अल्फा कणों में आइंस्टीनियम की बमबारी करने के पश्चात जो रिजल्ट मिलता है उसी को नाम दिया गया है मेंडेलिवियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वें का ऑप्शन नंबर सी। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम 19th क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। भैया 19वां क्वेश्चन जो पूछता है आपसे, 25 जनवरी 2023 को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें भारत की राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और यह कार्यक्रम कौन से नंबर का था? 13th नंबर का था, 13वें नंबर का था। 13th नंबर का, 13वें नंबर का था। ठीक है। यदि हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बेसिकली इसी की स्थापना इस दिन हुई थी। यही वो कारण है जिसकी वजह से 25 जनवरी को नेशनल वोट डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? नेशनल वोट डे के रूप में मनाया जाता है, या फिर अगर हम बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी बात की जाए, यहां पे इसकी स्थापना 25 जनवरी को की गई थी और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस दिवस को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई और दिल्ली में इसका हेड ऑफिस बनाया गया, जिसके कारण प्रति वर्ष यदि हम बात करें तो 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? नेशनल वोट डे के रूप में मनाया जाता है। इसका शुभारंभ जो कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया वो कौन सा? तो 13th समारोह था। किसका? ये बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला ये दिवस या ये समारोह था। 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 20वां क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। इस 20वें क्वेश्चन में देखेंगे भाई क्या पूछा गया है। इस 20वें क्वेश्चन में समझेंगे क्या पूछा गया है इनके द्वारा। यहां पूछा गया है विच ऑफ द 5-year प्लान was prepared by and launched by डीपी धर। डीपी धर यानी दुर्गा प्रसाद धर, डीपी धर यानी दुर्गा प्रसाद धर, जिनके द्वारा 5th 5-year प्लान, 5th 5-year प्लान,
5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, जिसका कार्यकाल, जिसका समय अवधि, जिसका टाइम पीरियड क्या बनाया गया, तो इसका टाइम पीरियड 1974 से लेके 78 तक चला। यह एकमात्र ऐसा 5 ईयर प्लान था जो 5 साल की जगह 4 वर्ष के लिए चला। कितने, तो 4 वर्ष के लिए चला। यह भी आप ध्यान रखिएगा। इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। पहला, इसे किसने लॉन्च किया या किसने बनाया, तो इस प्लान को प्रिपेयर्ड और लॉन्च किया गया डीपी धर के द्वारा। और आप ध्यान रखिएगा, इस प्लान में यदि हम समझे तो यह प्लान 5 साल की बजाय 4 साल तक ही चला। उसके पीछे कारण क्या है, 1975 के अप्रॉक्स भारत में इमरजेंसी आपातकाल लागू कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और जब इसे हटाया गया उस वक्त दोबारा चुनाव कराए गए, और 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और नई सरकार या पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके कारण उनके द्वारा इस 5 ईयर प्लान के ऊपर रोक लगा दिया गया। इसकी जगह वो रोलिंग प्लान लेकर आए थे, इसकी जगह वह रोलिंग प्लान लेकर आए थे। यही वो कारण है कि यह प्लान 79 तक चलने की वजह 78 में ही क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 5th यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखेंगे 21st क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन भाई, ये जो 21वां क्वेश्चन है ये क्या पूछता है, ये पूछता है आपसे सीरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। यह हर वर्ष, ध्यान रखना, कहां आयोजित किया जाता है, छत्तीसगढ़ में। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होता है, 3 दिवसीय। हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है और 3 वर्षीय ये फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 22वां क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन। आपसे पूछा गया ये जो नटी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो बेसिकली नटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। नटी एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि हिमाचल के किसी भी या लगभग हर फेस्टिवल में इस नटी लोक नृत्य को यहां पे डिफाइन किया जाता है। और ये जो नटी लोक नृत्य है बेसिकली हिमाचल में इस डांस फॉर्म को किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का ये फोक डांस है, हिमाचल प्रदेश का ये फोक डांस है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारे 23rd क्वेश्चन को, 23वें क्वेश्चन को। 23rd क्वेश्चन को, 23वें क्वेश्चन को। भाई ये 23वां क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे पूछा गया है यू श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाया करते थे, कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। तो क्या वो सितार से जुड़े हुए थे, गिटार से या वायलिन से। इनसे ही मिलता जुलता एक वाद्य यंत्र जिसे मंडोलिन के नाम दिया गया है। और ये जो मंडोलिन है इसी को ये बजाया करते थे, इसके लिए ही ये फेमस थे। और इसके लिए ही इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके लिए ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1998 में 1998 में इन्हें इसके लिए पद्म पुरस्कार दिया गया या पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो ये 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को और वो है हमारे सामने 24th 24वां क्वेश्चन। भाई ये जो 24वां क्वेश्चन है इसमें देखेंगे आप क्या पूछा गया है। वर्ष 2021 में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की गई। और यह योजना किस राज्य के द्वारा बनाई गई। भाई वर्ष 2021 में यहां पे ध्यान रखना है, यदि हम समझें तो वैदिक एजुकेशन एंड शिखर बोर्ड की स्थापना की गई। वैदिक एजुकेशन एंड
बेसिकली इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड। जिसकी स्थापना, जिसका स्टैब्लिशमेंट राजस्थान में किया गया, राजस्थान में, राजस्थान जहां के सीएम अशोक गहलोत जी हैं, जहां के सीएम अशोक गहलोत जी हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 25, 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। और यहां पे आपसे पूछा गया है इस 25वें क्वेश्चन में, इस 25वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है जिसे हम यहां समझेंगे। भाई, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये डांसर बिरजू महाराज हैं कौन। बिरजू महाराज, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। बिरजू महाराज आपसे पूछा जाएगा किस डांस फॉर्म से संबंधित है, तो कथक। और यदि हम समझें तो 1998 में इन्हें पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 1986 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण। और ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये जो बिरजू महाराज हैं, इन्होंने 2016 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी। और इस बाजीराव मस्तानी में अपनी डांस फॉर्म से बेसिकली एक गाना फिल्माया था और जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर दिया गया था, बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड दिया गया था। यदि आपसे पूछा जाए बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ये जो कथक शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो कथक उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम समझें इसे कब पद्म विभूषण दिया गया, तो 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आज के जो सेशन थे उसके हमने जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, उन्हें डिटेल में डिस्कस किया है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एज सुन एज हम आपकी क्वेरी को या आपके उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो गैलेक्सी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी हमारे यूट्यूब की क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ उसमें अवेलेबल हो जाती है। और डेली बेसिस पे हमारा जो ये सेशन चलता है मॉर्निंग में 9 AM से स्टार्ट होता है, जहां पे हम फिलहाल एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे इसी के साथ, और नेक्स्ट डे हम आपसे फिर मिलेंगे मॉर्निंग में 9 AM। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।